सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेसेस को स्टार्ट किया था और हमने एक टॉपिक किया था प्रोसेस इन मेमोरी। सो व्हाट इज प्रोसेस इन मेमोरी, वो कैसे एक प्रोसेस मेमोरी में शो होता है वो हमने देखा था। तो लेट मी मैक्सिमाइज इट। ये अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास 4 पार्ट्स में डिवाइड है, टेक्स्ट, डेटा, हीप एंड स्टैक। तो जो भी कोड आपका a.out में जो आप उसको रन करके आपकी कंपाइल फाइल जो gcc a.c आपने कंपाइल की, तो उसके बाद जो कोड जाएगा बनेगा वो कौन सा कोड होगा? टेक्स्ट कोड। डेटा में क्या होंगे? आपके ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। हीप में क्या होंगे? आपके रन टाइम, जैसे कि अगर C++ की बात करी जाए तो जिनको आप रन टाइम पे जिन वेरिएबल्स को आप एलोकेट कर रहे हो, जैसे न्यू के साथ, मैलोक के साथ, वो वाले। और स्टैक में जो आपके पास फंक्शंस के पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी लेते हैं, तो वो। इस डायग्राम में किसी को डाउट हो? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? फिर हम आगे मूव करेंगे। नो डाउट? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे प्लीज, एक बार रिव्यू की तरह। कैसे? एक बार समरी की तरह एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे सर प्लीज? तो सबसे पहले जो मेजर सारे का सारा कोड होगा, जैसे आप a.c फाइल था तो आपने gcc बनाया और इसको a.c किया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर माइनस वो करते तो ऑब्जेक्ट फाइल ऐसे किसी और नेम से मतलब आपने बना लिया। लेट अस सपोज आपने कर लिया ये। तो अब ये जो a.out है, इसको इसमें जो कोड है वो कहाँ जाएगा? टेक्स्ट। डेटा में क्या जाएगा? आपके पास लेट अस सपोज आपने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, वो कहां पे जाएंगे? डेटा पे। हीप में क्या जाता है? जिन वेरिएबल्स को आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हो। अगर C++ की बात करें तो ऐसे, अगर C में आप मैलोक फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ। और स्टैक में क्या होता है कि लेट अस सपोज आपने किया इंट सम इंट a,b कैसे वेरिएबल्स पास होते हैं? यूजिंग स्टैक। तो वो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर। तो ये बेसिकली इन चारों चीजों में ये कुछ जाएगा। ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोसेस इन मेमोरी। मेमोरी मींस रैम में। तो अब प्रोसेस जब एक एग्जीक्यूटिंग स्टेट में है तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसका एक साइज फिक्स कर दिया कि इसका साइज यही रहेगा। देखो पहले से ही डिसाइड कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि अगर बाद में उसको अपनी कंप्यूटेशन के लिए इजी रहे। तो जितना प्रोसेस उसने दिया उसको एक साइज एलोकेट किया, तो ऐसे एलोकेट कर। एनी डाउट? नो डाउट? चलो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब प्रोसेस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। देखो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। तो अभी हम यहां हार्ड डिस्क में आपका कोई प्रोसेस पड़ा है, मान लो आपका यही a.obj फाइल आपकी a.o फाइल आपकी पड़ी है, ऑब्जेक्ट फाइल पड़ी है। जब तक इसको अगर कमांड लाइन इंटरप्रेटर में लिनक्स में आप
./a.out या अगर इसका कोई नाम देना ./a.obj आप इसको रन नहीं करते तो क्या होगा, ये प्रोग्राम है। अगर इसको आपने डबल क्लिक कर दिया रैम में गया तो ये क्या बन गया, प्रोसेस। अब प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहली स्टेट जो हम देखेंगे डेट इज कॉल्ड न्यू स्टेट। न्यू स्टेट क्या है कि अभी आपने डबल क्लिक किया या अभी जस्ट आपने किया है, तो अभी वो क्या है, न्यू स्टेट में आप वो वाला प्रोसेस न्यू स्टेट में है, अभी जस्ट वो उसको आप क्लिक कर रहे हो तो वो प्रोसेस क्या है, न्यू स्टेट में है। रेडी स्टेट में क्या है, मतलब कि प्रोसेस इज रेडी टू रन। प्रोसेस अब कंप्लीटली रेडी है, पूरी तरह से रन करने के लिए रेडी है। अब देखो यहां पर जो प्रोसेस रैम में वेट कर रहा है उसको आप बोल दोगे कि ये रेडी स्टेट में। लेकिन एक थोड़ी सी पॉइंट को नोट डाउन करना कि कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोसेस यहां पर सीपीयू के पास अभी रैम से निकल के एग्जीक्यूट हो रहा है रैम के थ्रू, लेकिन अब उसके बाद एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद उसको हमने रैम में नहीं भेजा, उसको अगेन हमने कहां भेज दिया, हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में भेजने के बाद वो फिर से रेडी है, अभी वो प्रोसेस लाइन में लगने के लिए रेडी है, वो वर्चुअल मेमोरी में होगा। तो आप ये समझो कि रेडी स्टेट काफी सिमिलर है कि प्रोसेस आपका रैम में है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपका प्रोसेस रेडी है रन करने के लिए लेकिन वो हार्ड डिस्क में पड़ा है क्योंकि रैम आपकी पहले से ऑक्यूपाइड है। तो ये चीज हो सकती है, मतलब कि ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लेकिन आप अभी के लिए ये समझ सकते हो कि जो प्रोसेस रैम में वेट कर रहा है वो क्या है, रेडी स्टेट में है। सेकंड स्टेट जो हमने डिस्कस करी दैट इज रेडी। थर्ड स्टेट क्या है, वेटिंग। अब ये वेटिंग स्टेट क्या कहती है कि प्रोसेस ना तो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है ना रैम में है, वो अभी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की वेट कर रहा है कि पहले ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो फिर दोबारा से वो रेडी स्टेट में जा सकता है। लास्ट क्या है, टर्मिनेट, कि या तो प्रोसेस पूरी है उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली या फिर किसी वजह से उसको अबॉर्ट करना पड़ा, मतलब उसको बीच में ही रोककर इसको टर्मिनेट करना पड़ा। तो ये पांचों स्टेटों में किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट, किसी स्टेट का नहीं समझ में आया हो? ओके तो ये आपके पास है। अब पहले जैसे ही आपने डबल क्लिक किया प्रोसेस को तो वो क्या है, न्यू स्टेट में, वो क्या है, न्यू स्टेट। न्यू से वो अभी रेडी में गया, मतलब रैम में लोड किया आपने। रेडी से वो जब उसको सीपीयू प्रोसेसर मिला तो क्या हो गया, वो उस स्टेट को नाम बोल दिया हमने रनिंग। अब यहां पे एक नाम लिखा हुआ है शेड्यूलर डिस्पैच, इसको अभी मैं बताऊंगा। अब रनिंग स्टेट से अगर उसने कोई इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए जाना है तो वो दोबारा से किस स्टेट में आ गया, वेटिंग। जब इनपुट आउटपुट का उसका इवेंट कंप्लीट हो गया तो दोबारा वो कहां जाएगा, रेडी स्टेट। क्लियर? तो रेडी से अगेन वो रनिंग में जा सकता है, रनिंग से रेडी में सीधा जा सकता है अगर हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ गया और एग्जिट कर गया वो टर्मिनेट। अब हम हर एक स्टेट का एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो न्यू से रेडी का तो आपको मालूम है, ठीक है, कि अभी डबल क्लिक किया उसके बाद रेडी स्टेट। अब रेडी से रनिंग का क्या मतलब है, लेट अस सपोज आपके पास प्रोसेस है P1 P2 P3।
पहले P1 प्रोसेस CPU के पास एग्जीक्यूट होने के लिए गया। अब P1 प्रोसेस को, जैसे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि अब इनपुट आउटपुट इवेंट कोई के लिए जाना था, तो उसने प्रोसेसर से वो फ्री हुआ और इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए गया। जैसे ही इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए गया, हमने उस स्टेट का नाम रख दिया वेटिंग स्टेट। अब वेटिंग से जब इसने इनपुट आउटपुट वाला अपना काम पूरा कर लिया, वो दोबारा कहां जाकर लगेगा? रेडी स्टेट। ठीक है, अब रनिंग से रेडी में जाने का मतलब क्या है? मान लो सीपीयू पे अभी P1 प्रोसेस काम कर रहा था और ये इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने के। एक प्रोसेस आया P4 और उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, तो कई बार हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आकर, लेट अस सपोज कोई आपने अभी आप काम कर रहे हो तो आपने Alt F4 दबा दिया तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, या किसी ने पावर का बटन दबा दिया तो उसके जो इंटरप्ट हुआ उससे प्रायोरिटी ज्यादा हुई। तो आपके पास जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था प्रोसेसर से के पास, वो क्या हो जाएगा? रनिंग से उसके पास इंटरप्ट आया तो वो किस में चला गया? रेडी स्टेट। मतलब उसके पास पहले प्रोसेसर था तो उससे वो प्रोसेसर छीन लिया गया किसी भी वजह से। तो इस स्टेट को हम कहेंगे कि कोई भी इंटरप्ट आया या कोई भी ऐसा कारण आया कि उसको रनिंग से रेडी में जाना था। तो रेडी से रनिंग में तो आपको मालूम है कि अगर रैम से वहां जा रहा है तो जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ने प्रोसेसर को देना है तो वो वैसे ही। तो इस स्टेट डायग्राम में किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट इन दैट? नो डाउट? Okay. Next is PCB. PCB stands for Process Control Block. अब जो पहले हमने ये वाली डायग्राम की थी और ये वाली डायग्राम कर रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? वो बता रही थी हमें डायग्राम के प्रोसेस मेमोरी में जब लोड होता है तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन। ये क्या बता रहा है कि एक प्रोसेस की ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर में रहती है। नंबर 1 इज कॉल्ड प्रोसेस स्टेट, के प्रोसेस की अभी करंटली कौन सी स्टेट है, वो रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है या एटसेट्रा। सेकंड वन इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर, लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। मान लो यहां पर सीपीयू है और उसके पास कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1 R2 R3, मान लो ऐसे रजिस्टर लगे हुए। अब एक प्रोसेस है आपका P1, उसने क्या किया? R1 इक्वल्स टू 5, R2 इक्वल्स टू 7, उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है, सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है और थर्ड इंस्ट्रक्शन है R3 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्लियर? अब यहां पर एक प्रोसेसर आया P2। अब P2 में क्या है कि आपके पास उसने बता दिया कि R3 की वैल्यू उसने पहले से ही ये बताया। अब मान लो सीपीयू पे P1 और P2 टाइम शेयरिंग सिस्टम के साथ है, मतलब मल्टीटास्किंग वाला है और 2 सेकंड्स का क्वांटम टाइम है, या 2 सेकंड्स के लिए टाइम शेयर किया है सीपीयू, और उन 2 सेकंड्स में ये पहली 2 इंस्ट्रक्शंस इसकी एग्जीक्यूट की जा सकती। तो हमारे पास क्या आ गया? R1 इक्वल्स टू 5, R2 इक्वल्स टू 7। थर्ड इंस्ट्रक्शन में अब आपके पास रजिस्टर था तो उसने P2 ने क्या कर दिया?
R3 इक्वल्स टू, उसके बाद इसका देखो टाइम पूरा हो गया प्रोसेसर के पास, तो अब कंट्रोल किसके पास गया, P2 के पास। तो P2 ने क्या किया, R3 इक्वल्स टू 7, लेकिन अब P2 का टाइम भी मान लो इसके बाद कंप्लीट हो गया, तो कंट्रोल किसके पास आएगा, दोबारा P1 के पास। तो क्या जब P1 के पास कंट्रोल आएगा तो क्या वो इंस्ट्रक्शन 1 से स्टार्ट करेगा या इंस्ट्रक्शन 3 से? यस, एनीबॉडी? सर इंस्ट्रक्शन 3 से करेगा। इंस्ट्रक्शन 3 से उसको स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसका वो ट्रैक कैसे रखे, तो उसका ट्रैक कौन रखेगा, प्रोग्राम काउंटर, कि आपको जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की एग्जीक्यूट होनी है वो कौन सी है। तो वरना तो वो कोई काउंटर अगर उसके पास नहीं है तो उसको क्या मालूम है कि अब कॉन्टेक्स्ट मतलब ये दोबारा प्रोसेस स्विच हो गया, प्रोसेसर P1 को मिल गया, लेकिन अब लास्ट इंस्ट्रक्शन कहां पे खत्म हुई और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां से स्टार्ट होनी है, मतलब एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किसके पास रहेगी, इंफॉर्मेशन की प्रोग्राम काउंटर के पास। तो ये समझ में आया, लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट। इसको सिंपल वर्डिंग में आप ये लिख सकते हो कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस है। क्लियर? नेक्स्ट है सीपीयू रजिस्टर्स, के रजिस्टर्स में क्या कोई वैल्यूज हैं उसका रिकॉर्ड। फिर नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, के इस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है वो भी कहां पे स्टोर होगी, पीसीबी में। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मेमोरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटस, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ये सारा कुछ पीसीबी में स्टोर होगा ही होगा। क्लियर? एनी डाउट? अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पर क्या बताया है इन्होंने, कॉन्टेक्स्ट स्विच का बताया है। तो लेट अस सपोज यहां पर क्या है, सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, मतलब पहले सीपीयू के पास कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर कोई दूसरा, देन 1 देन 2। मान लो आपका राउंड रॉबिन में कर रहे हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम है। तो यहां पर एक वर्ड देख रहे हो, सेव स्टेट इनटू पीसीबी 0, मतलब प्रोसेस 0 के पास आप स्टेट को सेव करोगे। फिर रीलोड स्टेट फ्रॉम पीसीबी 1, तो ये जो बीच में आइडल टाइम है, ये क्या टाइम है कि जब ये सीपीयू स्विचिंग हो रही है तो उसका टाइम का लैग है। ये जो आइडल टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, जब सीपीयू से स्विचिंग हो रही है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक, तब ये उसका टाइम। अब इसको ऐसे लगा लो कि अगर गैंट चार्ट बनाओगे, P1 P2, सॉरी यहाँ P0 है, P0 P1 P0 P1। क्लियर? तो अब P0 P1 P0 P1, तो इस वे में मान लो ये 2-2 सेकंड्स का इनके पास टाइम शेयरिंग था। तो यहां पर हम थ्योरेटिकली तो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, 2 सेकंड यहां, और यहां जो ये टाइम आइडल रहा ना, यहां कुछ ना कुछ ये जो टाइम है ये हमारा वेस्ट हुआ ड्यू टू स्विचिंग। इस चीज को हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट मींस उसका मीनिंग, पीसीबी क्या स्टोर करता है, एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट के प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन। तो यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, रीलोड स्टेट, सेव स्टेट इनटू पीसीबी नॉट, इसका मतलब क्या है, अब उसको ध्यान से देखेंगे हम कि इसका मीनिंग क्या है। इसको देखने के लिए लेट अस शिफ्ट टू दिस एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में मान लो मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन P2 में R3 = 7 है
और एक है R1 इक्वल्स टू 4। सबसे पहला प्रोसेस कौन एग्जीक्यूट हो रहा था? P1। P1 के लिए R1 की क्या वैल्यू थी? 5, R2 के लिए क्या वैल्यू हुई? 7। फिर इस स्टेट पर आकर उसने स्विच मार दिया, मतलब P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा P1 की बजाय। तो वहां पे हमने देखा था कि यहाँ पे ये वाला आइडल था। आइडल ये किस लिए है कि इसको स्टेट्स को सेव करना पड़ेगा, सेव स्टेट इनटू PCB1 एंड रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB2। तो इस लाइन का, इन दोनों लाइन का मीनिंग क्या है? अब ये ध्यान से देखना। आफ्टर दिस पॉइंट कॉन्टेक्स्ट स्विच हैपेंस। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो R1 और R2 की वैल्यूज हैं ये PCB1 में स्टोर हो जाएंगी कि रजिस्टर में क्या क्या वैल्यूज है। और जब ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ रीलोड स्टेट इनटू PCB2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू PCB2 में ये होगी। तो अब जब अगेन P1 के लिए गया तो यहाँ भी कुछ आइडल टाइम रहेगा। तो अब इसकी जो इंफॉर्मेशन थी ये PCB2 में हो गई स्टोर। तो अब जब दोबारा P1 आया तो पहले ये वाली इंफॉर्मेशन के R1 में 5 है और R2 में 7 है, ये रीलोड होगी, तभी इसका आंसर क्या आएगा? 12। वरना क्या आता अगर वो इंफॉर्मेशन रीलोड ना होती? वरना क्या आना था भाई? बोलो। अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसके PCB1 में स्टोर नहीं होती तो R1 को क्या वैल्यू आ गई थी? 4। तो वरना फिर R3 इक्वल्स टू 7 + 4 11 आता। लेकिन हमने रीलोड करवाया है अगेन फ्रॉम PCB1। तो यहां पर जो लिखा हुआ है ना, सेव स्टेट इनटू PCB0 एंड रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB1, ये क्लियर हुआ? क्या डाउट है? यस, किसी को डाउट है? एनी डाउट? प्लीज अगर डाउट है तो मेरे से पूछ लो, वरना ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर नहीं होंगे बुक पढ़ के। ठीक है, फिर चलो। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, फिर से वही काम हुआ जो मैंने अभी आपको बताया है। सो दैट मीन्स कि आपका जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, मतलब एक प्रोसेसर पे पहले एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, उसको हटाकर जब दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए लगाओगे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो उस टाइम वेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा वो एक तरीके से ओवरहेड है। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा है तो दैट इज ए ओवरहेड। सो ये इसको सभी अपना, ये गेट का क्वेश्चन था, गेट एग्जाम में आया हुआ, तो सभी सोचो इसके लिए। देखो इसमें एक एग्जांपल लिखी हुई है प्रीम्प्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीम्प्टिव? प्रीम्प्टिव है कि पहले एक प्रोसेसर पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको फोर्सफुली आपने रिमूव करके कोई दूसरा प्रोसेस लगाया। अच्छा चलो, आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स क्या लगती है? फर्स्ट स्टेटमेंट को अभी भूल जाओ। यस प्लीज। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अ प्रोसेस P2 in blocked state can make transition E while another process P1 is in running state.
ये जो ब्लॉक स्टेट यहाँ पर लिखी हुई है मतलब वेटिंग स्टेट, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एनी गेसेस? ट्रू। सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेटमेंट, सॉरी, यस, सर यूजुअली क्या लगता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स बिकॉज false. पहले रनिंग से रुकने के बाद वो ब्लॉक में जाता है एंड फिर नहीं, अब बात सुनो आप, ये सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू क्यों है अभी मैं उसका रीजन बताने वाला हूं। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए। वेट अ मिनट, इसमें ये स्टेटमेंट भी वही आ गई। ये अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अब प्रोसेस P2 इज इन ब्लॉक स्टेट। अब प्रोसेस P2 ने तो प्रोसेसर पहले से ही छोड़ा हुआ है, तभी ब्लॉक स्टेट में है, तो उतनी देर में क्या कोई प्रोसेस P1 यहाँ पे रन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर P2 ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में आ गया, यही है ना ट्रांजिशन ई, अगर P2 ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में आ गया, क्या P1 यहाँ पे रन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें किसी को डाउट हो? डाउट है या नहीं? अब स्टेटमेंट 3 देखो, द OS यूजेस प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग का क्या मतलब, यहाँ पे अगर प्रोसेसर है रनिंग स्टेट पे, जो भी प्रोसेस रन कर रहा है, मान लो अभी P1 प्रोसेस रन कर रहा है और एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया या इसका टाइम क्वांटम पूरा हो गया अभी जो मल्टीटास्किंग के लिए, तो क्या इस डायग्राम को देखकर आपको लगता है कि यहाँ पे फोर्सफुली आप इसको P1 को रनिंग से हटाकर रेडी में कर रहे हो? यस, विद दिस स्टेटमेंट सी के साथ आप इसको क्या कर रहे हो, रनिंग से रेडी में लेकर जा रहे हो ना। तो मतलब ये कौन सी शेड्यूलिंग यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। द OS यूजेस नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग, ये नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट सी क्या रेफर कर रही है, ये OS is using preemptive scheduling. Any doubt? सर एक बार फिर से बता दो प्रीम्प्टिव क्या? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है? अच्छा, प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग ये है कि देखो सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास आपका एक प्रोसेस सभी प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लियर? आपने फोर्सफुली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने उससे प्रोसेसर छीन लिया और किसी दूसरे को प्रोसेसर एलोकेट कर दिया। अभी वो जो वाला प्रोसेस था वो एग्जीक्यूट होना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने उससे छीन लिया। अब वो छीनेगा किन कंडीशंस पर? मान लो जो दूसरा प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, या जो पहले वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसका टाइम क्वांटम पूरा हो गया हो, मतलब जो हम टाइम शेयरिंग सिस्टम में, मतलब उसका टाइम अपने हिस्से का पूरा हो गया, तो अब दूसरे प्रोसेस की बारी है तो उसको एलोकेट करना है। तो वी आर प्रीम्प्टिव दैट प्रोसेस फ्रॉम दी प्रोसेसर। मतलब एक प्रोसेस को प्रोसेसर से हटाने के प्रोसेस को आप फोर्सफुली हटाने के प्रोसेस को आप प्रीम्प्टिव बोलते हैं। क्लियर? कि OS ने किसी ना किसी रीजन से प्रीम्प्ट होकर शेड्यूल कर दिया। क्लियर है या नहीं? सी ट्रांजिशन है वो प्रीम्प्टिव में ही आता है? कैसे? सी ट्रांजिशन है। सी ट्रांजिशन प्रीम्प्टिव की निशानी है। ठीक है सर। ये यही है ना, रनिंग से रेडी में जा रहा है। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको अभी हम पेंडिंग छोड़ते हैं। अब इसके रिगार्डिंग एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे मुझे?
यस, सबसे इजी आंसर के हाउ मेनी प्रोसेसेस कैन बी इन द रनिंग स्टेट। यस, कितने प्रोसेस हो सकते हैं रनिंग स्टेट में? P नहीं, जितने आपके पास प्रोसेसर होंगे उतने ही प्रोसेस आपके रनिंग स्टेट में हो सकते हैं एट अ टाइम। तो Yes, sir. कितने प्रोसेसर हैं? n CPU है ना, यस सर। और ये आप अजम्पशन मान लो कि P इज ग्रेटर देन n। तो कितने प्रोसेसेस आपके रनिंग स्टेट में हो सकते हैं? दैट इज n। क्लियर? लेकिन मिनिमम तो P ही होगा। मिनिमम का 0 होगा। मिनिमम का 0 होगा। हाँ, क्योंकि ये पॉसिबल है ना कि सारे के सारे प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहे हैं, या सारे के सारे प्रोसेसेस अभी रेडी स्टेट में हैं। So अगर आप minimum 0 डायग्राम को होगा। देखो, दोबारा डायग्राम की तरफ जाता हूं मैं, इस डायग्राम की तरफ देखो। आपके पास यहाँ इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है कि रनिंग के लिए आपके पास कितनी ऑप्शंस है? n ऑप्शंस। क्लियर? सिर्फ यही एक वो आएगा। तो अब आपके पास क्या है, ये पॉसिबिलिटी एक बनती है ना कि सारे के सारे प्रोसेसेस इन वेटिंग स्टेट। तो उस केस में रनिंग पे क्या होंगे? 0। क्लियर? यस सर। या डाउट है? यार साफ साफ बोलो, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक्सप्लेन कर दो। क्लियर। क्लियर? अब बात होगी हमारी रनिंग की, तो बात होगी नाउ हाउ मेनी फॉर द मैक्सिमम वैल्यू के ब्लॉक स्टेट में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? ब्लॉक स्टेट में तो P के P हो सकते हैं ना, सारे के सारे प्रोसेसेस ही ब्लॉक स्टेट में हो सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? यस। अब मिनिमम का आंसर आप बता सकते हो? एनी गेसेस? मिनिमम अगेन 0 के आपके या तो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है या रेडी स्टेट में है। तो बाकी जो ब्लॉक स्टेट में आपका कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपके मिनिमम प्रोसेस कैन बी 0। और रेडी स्टेट में क्या होगा? यस, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? P। और मिनिमम 0। क्लियर और नॉट? यस सर। किसी को डाउट हो? चलो इसको आप एक बार देख लेना, तो अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछना मेरे से। अब इसकी बात करें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इन रेडी स्टेट फॉर अ सिस्टम विद n CPU। क्या नंबर ऑफ CPU का रेडी स्टेट के साथ कोई लेना देना है? नो सर। The maximum number of processes that can be in ready state, क्योंकि सभी ऑप्शंस क्या हैं? n के साथ रिलेटेड हैं। तो क्या एक्चुअल में नंबर ऑफ CPUs का रेडी स्टेट के साथ कोई लेना देना है? नो। नो सर। तो आंसर इज डी, इंडिपेंडेंट ऑफ n। क्लियर? अब बात करते हैं
ये थ्रेड्स क्या हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थ्रेड्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोसेसेस को डिवाइड कर लिया जाता है, और हमारे पास जैसे आजकल जो सिस्टम आ रहे हैं वो, जैसे ये वाला मेरा जो लैपटॉप है ये डुअल कोर है और इसको ये 4 थ्रेड्स सपोर्ट करता है, तो हर एक कोर के 2 थ्रेड्स हैं। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि एट अ टाइम आप 4 थ्रेड्स इकट्ठे रन कर सकते हो। तो थ्रेड्स क्या है कि एक प्रोसेस को आपने 4 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया और वो चारों प्रोसेस या सॉरी चारों थ्रेड्स एक साथ रन होंगे। तो उससे क्या होगा, पैरेलल कंप्यूटिंग होगी, तो आपकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी। तो ये थ्रेड्स वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे ही करेंगे। तो यहां सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये क्या है कि जो आप पीसीबी कहते हो एक तरीके से, तो इस तरह से लिनक्स का पीसीबी एक्चुअल में आपके रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके पीछे की प्रोग्रामिंग आईडी। ये क्या है, पीआईडीटी एक स्ट्रक्चर है जो प्रोसेस आईडी का आइडेंटिफायर है कि आपका प्रोसेस आईडी क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस को कौन सा नंबर या कौन सा आईडी एलोकेट किया है ये वो बता रहा है। लॉन्ग स्टेट के स्टेट कौन सी है, टाइम स्लाइस मतलब अगर उसको टाइम शेयरिंग सिस्टम है तो कितना टाइम उसको एलोकेट किया है, इस प्रोसेस का पेरेंट कौन है, इस प्रोसेस का चिल्ड्रन कौन है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, एड्रेस स्पेस ऑफ दिस प्रोसेस, सो एंड सो, ठीक है। और ये पीसीबीज आपस में लिंक लिस्ट की तरह डिफरेंट प्रोसेसेस के आपस में जुड़े होंगे। आपके जो लिनक्स ये वाला सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक बताने के लिए है कि जो पीसीबी है आपका वो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उसको वहां पे इस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। रैम में प्रोसेस कैसे दिखता है वो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग के पास आपका क्या कौन कौन से होंगे कि आपको सीपीयू यूज मैक्सिमम करना है, टाइम को कम से कम करना है, तो प्रोसेस शेड्यूलर सिलेक्ट्स अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू। अब यहां पर आपके ये जो प्रोसेस शेड्यूलर है ये 3 टाइप्स के हैं प्रोसेस शेड्यूलर। वन इज कॉल्ड लॉन्ग टाइम शेड्यूलर। ये लॉन्ग टाइम शेड्यूलर क्या है कि ये यहां से जो हार्ड डिस्क से न्यू स्टेट में है उसको रेडी स्टेट में लेकर आता है। वो अमाउंट और देखो ये तो पॉसिबल है कि न्यू स्टेट में जो प्रोसेसेस हैं उनकी मेमोरी इतनी ज्यादा हो कि वो पूरी की पूरी रैम ऑक्यूपाई कर लें, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो प्रोसेसेस उसमें उस टाइम अवेलेबल है उसको एलोकेट कर देता है रैम को या रेडी स्टेट को कर। तो मान लो यहाँ पे 10,000 प्रोसेसेस हैं छोटे छोटे, और इन 10,000 में इसने रैम में एलोकेट कर दिए 100 प्रोसेसेस। तो ये काम किसका हुआ, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, जो यहां से रेडी स्टेट से सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट करता है कि जैसे हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम किया था एक लैब में कि सबसे पहले अब कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा शेड्यूल होगा तो वो डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन डिसाइड करेगा, वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा। एक टर्म यूज होती है डिस्पैचर। डिस्पैचर देखो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक सॉफ्टवेयर ही है, प्रोग्राम ही है। तो डिस्पैचर क्या है, एक प्रोग्राम का ऐसा मॉड्यूल है जो आपने डिसाइड कर लिया कि अब ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है, लेकिन वो वाले प्रोसेस को प्रोसेसर के पास भी भेजना है। ये कौन भेजता है, दैट मॉड्यूल इज नोन एज डिस्पैचर। दैट मॉड्यूल इज नोन एज डिस्पैचर। तो अभी हमने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पढ़ लिया है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पढ़ लिया है एंड डिस्पैचर देख लिया। इसमें किसी को कोई डाउट हो?
इसमें किसी को कोई डाउट हो? अब नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में कि एक तो बताया है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर दोनों तरह के मिक्स प्रोसेसेस लेकर आता है। वन इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ये जो थ्योरेटिकल पार्ट रहता है ये वाला, ये 2-3 स्लाइड्स इनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो दैट्स ऑल। अगर किसी को कोई डाउट है, हमारे पास अभी टाइम है तो वो पूछ सकता है, 2-3 मिनट्स हैं तो पूछ सकता है, एनी डाउट जो अभी करवाया है। तो इसको अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस बहुत ज्यादा होगा, तो वरना प्रॉब्लम आ जाएगी लास्ट के टाइम में, तो इतना सिलेबस कैटर नहीं होगा आपसे, क्योंकि ये वैसे भी माइनर का है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।